बच्चों सुप्रभात। आज आपके सामने मैं हिंदी व्याकरण को सरल भाषा में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आजकल हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के सामने समस्याएं हैं भाषा को सीखने में, उसके तहत जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वह व्याकरण के सम्यक ज्ञान है। जब सही सब अर्थों में सही तरीके से व्याकरण को ठीक से समझा और जाना नहीं जाए, तब तक किसी भाषा को ठीक से सीखना संभव नहीं है। इसी कारण हिंदी भाषा के व्याकरण के मूलभूत सिद्धांतों और उसके आधारों में जो सबसे अधिक प्रमुख और पहला मैंने आज उसे प्रस्तुत करने की सोची है। और इस क्रम में आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो हिंदी व्याकरण के तहत वर्ण और वर्णमाला। आज का मुख्य विषय वर्ण और वर्णमाला। जैसा मैंने आपको बताया, सत्य यह है कि इस ब्रह्मांड की शाश्वतता जो है, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें सत्य अगर कुछ है तो एकमात्र सत्य है। और वह सत्य यह है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मात्र और मात्र ऊर्जा से बना है। इस ब्रह्मांड की हर गतिविधियां, हर वस्तु, हर चीज ऊर्जा के ही विविध रूप हैं। ये ऊर्जा जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो विभिन्न रूपों में है, वो विभिन्न वस्तुओं में, वो प्रकाश के तरंगों में। इसी तरह यह ध्वनि के तरंगों में भी है। ध्वनि भी ऊर्जा का ही एक रूप है। यह परिवर्तित हो सकता है विभिन्न रूपों में, लेकिन जब यह ध्वनि के रूप में परिवर्तित होता है तब हमारे लिए इसका अर्थ कुछ विशेष हो जाता है। यही ध्वनि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से भी उत्पन्न होती है, विभिन्न प्रकार के जीवों और निर्जीव के द्वारा भी विभिन्न क्रियाओं के संपन्न करने के बाद उत्पन्न की जाती है। हिंदी भाषा में उन ध्वनियों का हम अध्ययन नहीं करते हैं। हिंदी भाषा में हम उस ध्वनि का अध्ययन करते हैं जो मनुष्य के द्वारा बोली जाती है। बोली, वाणी भी ध्वनि का ही एक प्रकार है, जो मनुष्य अपने स्वर यंत्रों से उत्पन्न करता है शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से। इसलिए ये जो ध्वनि है, इसके जो विविध रूप होते हैं, ये विविध रूप ही वास्तव में जो न्यूनतम रूप में होते हैं तो वर्ण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ण लघुतम वाग ध्वनि है। वाग ध्वनि से मतलब बोली जाने वाली जितनी भी ध्वनियां हैं मनुष्य के द्वारा, उसमें यह सबसे सूक्ष्मतम है, सबसे छोटी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह हमारे वाणी की, जो भी कुछ हम बोलते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई है। अतः हम कह सकते हैं परिभाषित करने के क्रम में कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड न किया जा सके। चूंकि यह मूल ध्वनि है और आप जानते हैं किसी भी मूल का खंडन नहीं किया सकता। जो स्वयं में मूल है, जो स्वयं में मूल है, प्रारंभिक रूप है, उस प्रारंभिक रूप का खंडन नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्ण अखंडित, वर्णों का खंडन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ण लघुतम वाग ध्वनि है, अर्थात हमारे वाणी की सबसे छोटी इकाई है। और दूसरे रूप में अगर कहें तो यह मूल ध्वनि है। यह वह मूल ध्वनि है जिसको टुकड़े ना किया जा सके, जिसके खंड ना किया जा सके, जिसे खंडित नहीं किया जा सके।
उदाहरण के तौर पे आप जानते हैं ढेर सारे वर्ण हिंदी में आ, क, ल इत्यादि। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 52 है, 52। और वर्णों की यह कुल संख्या हिंदी भाषा के वर्णमाला का निर्माण करती है। अर्थात वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला वर्णों का उच्चारण समूह वर्णमाला कहलाता है। यह उच्चारण समूह वास्तव में है क्या? तो वास्तव में हम जो हैं जब कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वह ध्वनि उत्पन्न होती है हमारे उच्चारण की क्रिया के कारण। जब उच्चारण की क्रिया संपन्न होती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। और विभिन्न प्रकार की ध्वनियां जो वर्णों को उत्पन्न करती है, विभिन्न प्रकार के उन सबों का जो समाहार होता है, जो कलेक्शन होता है, संकलन होता है, कुल जो वर्ण होते हैं वह संपूर्ण वर्ण समूह यानी कि उच्चारण समूह हिंदी के वर्णमाला का निर्माण करती है। अर्थात वर्णमाला वर्णों का उच्चारण समूह, वर्णों का उच्चारण समूह वर्णमाला है। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वर्णमाला यह हिंदी के 52 वर्णों का समाहार है। अर्थात कुल 52 वर्णों का संकलन वर्णमाला कहलाता है। और यह वर्णमाला ही हमारे हिंदी में व्याकरण का आधार के रूप में कार्य करता है। अगर हम देखें तो यह वर्ण अपने स्वरूप में 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, वैसे वर्ण। स्वर वर्ण कहते किसको हैं? वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। अर्थात इनका उच्चारण स्वमेव होता है। मतलब ये बिना किसी अवरोध के बोली जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वर वर्ण वैसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात यह बिना किसी अवरोध के बोली जाती है। इसको हम दूसरे रूप से अगर कहें तो इसका उच्चारण स्वमेव होता है। अर्थात जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इसमें सिर्फ कंठ और तालु का प्रयोग होता है। जीभ या ओठ, दांत इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वर वर्ण जो है ना, ये वो मूल ध्वनि है। ये वो मूल ध्वनि है जो बिना किसी उच्चारण के बोली जाती है। इसका उच्चारण जब भी हम करेंगे तो सिर्फ कंठ और तालु की सहायता से करेंगे। जैसे आप जानते हैं, हम लोग पढ़ते आए कि हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या स्वर वर्ण की 11 है। तो स्वर वर्ण जहां पर कुल 11 हैं, इनके भी कुछ प्रकार हैं। इनको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं हम लोग कि स्वर वर्ण में जो कुल वर्ण है, उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये कुल मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। अगर प्रकार इसके स्वरूप को अगर हम देखें कि कितने प्रकार के होते हैं, इसमें जो विभिन्नताएं होती है विभिन्न स्वर्ण वर्णों के बीच में, तो इनके प्रकारांतरिक भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर, इसमें एक मात्रा होती है। वास्तव में जब हर्ष स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो इसमें सबसे कम समय लगता है।
सबसे कम समय में बोला जाने वाला वर्ण जो है वो हर्ष स्वर होता है। इसके उदाहरण है अ, ई, उ, री। इसमें मात्रा अगर देखें तो एक मात्रा होती है, अर्थात इसमें हमें समय भी कम लगता है और इसमें ऊर्जा भी थोड़ी कम लगती है। जबकि दूसरा जो स्वर है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इस दीर्घ स्वर में दो मात्राएं होती है और ये दीर्घ स्वर जो बनते हैं किस प्रकार बनते हैं, तो समान दो हर्ष स्वर दीर्घ स्वर बनाते हैं। दो हर्ष स्वर जब मिल जाते हैं तब एक दीर्घ स्वर अस्तित्व में आता है। इस तरह से अगर इसको हम देखें तो दो हर्ष स्वर है, ए हर्ष स्वर और ए हर्ष स्वर जब ये मिलते हैं तो ये दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। आ, ई, ए तो जब मिलते हैं तो यह दीर्घ स्वर ई का निर्माण करते हैं। उ, ए तो हर्ष स्वर मिलते हैं तो ए दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। इस तरह से दीर्घ स्वर में समय और ऊर्जा हर्ष स्वर से दुगनी लगती है, इसलिए इसमें जो मात्रा होती है वो दो मात्रा होती है। दीर्घ स्वर की मात्राएं दो, हर्ष स्वर की मात्रा एक। एक तीसरा प्रकार होता है वो संयुक्त स्वर कहलाता है। ये संयुक्त स्वर दो असमान स्वर के मिलने से बनता है। वो दो असमान स्वर हर्ष भी हो सकते हैं और दीर्घ भी हो सकते हैं, इसलिए दो असमान स्वर मिलकर संयुक्त स्वर बनाते हैं। जैसे अगर इसमें हम देखें तो अ के साथ अगर हम ए स्वर को मिलाते हैं, ये मिलते हैं दोनों, तो इससे आय बनता है, एक नया स्वर। इसकी भी मात्रा दो होती है। जब अ और उ ये दोनों हर्ष स्वर हैं, फिर भी जब ये मिलते हैं तो एक दीर्घ स्वर बना देते हैं, एक संयुक्त स्वर बना देते हैं। इसकी मात्रा दो होती है। अ और ओ बनाते हैं। अ और ओ, जब ओ को हम अ से मिलाते हैं तो अ एक नया स्वर बनता है। इस तरह से संयुक्त स्वर में दो असमान स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं और कुल मिलाकर इन स्वरों की संख्या 11 होती है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने आज के वीडियो में हमने स्वर वर्ण को बताया है और आगे जो वीडियो हम देंगे इससे संबंधित, चूंकि इसका ज्ञान प्रारंभिक रूप से मैंने आपको देने का प्रयास किया है, तो अगले वीडियो में हम व्यंजन वर्ण को व्याख्यायित करेंगे, उसके विभिन्न आयामों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।